सरकारी सेवाओं में चयनित हुई है। सभी के लिए दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। अभी तो सफ़र की शुरुआत हुई है, उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सफ़र की शुरुआत हुई है, उड़ान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना आसमान बाकी है, नापना आसमान बाकी है। प्रतिभा क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमारा दर्पण है। जिस प्रकार दर्पण हमारी वास्तविक स्थिति को दिखाता है, उसी प्रकार ये प्रतिभाएं अपने समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको और किस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इस सबको नापने का एकमात्र पैमाना प्रतिभाएं हैं। निश्चित रूप से इस पैमाने में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछली बार सम्मानित होने वालों की संख्या से लगभग 1.5 संख्या इस बार सम्मानित हो रही है। सरकारी सेवाओं में हो चाहे विभिन्न 10वीं 12वीं के प्रतिशत के आधार पर हो, तो ये बहुत ही हमारे लिए फक्र का विषय है। लेकिन कुछ सामान्य बातें कर्मचारी साथियों के लिए, जिसका मैं भी भाग हूं, कि चर्चा हो रही थी कि 10वीं के परसेंटेज 12वीं के परसेंटेज के आधार पर खूब सारी प्रतिभा सम्मानित होती है, लेकिन इन प्रतिभाओं का आगे जिस रूप में हम चाहते हैं कि जितनी प्रतिभा यहाँ से निकल रही वो प्रतिभा आगे विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित होकर समाज का नाम रोशन करें, वहाँ कहीं न कहीं कमी रह जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को इस तरह का एक पैरामीटर बनाना होगा, इस तरह का मापदंड बनाना होगा कि जो प्रतिभा इस बार सम्मानित हुई है, सम्मानित करके अपने कर्तव्य से तीसरी अपने को नहीं करनी है। यहाँ बैठ करके अपन प्लानिंग करें कार्यक्रम के बाद कि ये प्रतिभा, इस प्रतिभाओं को 5-5 प्रतिभा प्रत्येक जो सजग कर्मचारी वर्ग है उनको गोद दें। गोद देने का मतलब है कि वो निरंतर उनसे संपर्क में रहें, उनको निरंतर मोटिवेट करते रहें, वो किस स्थिति में है और उसको आगे किस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। खुद को जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो किसी को जानकारी लेकर के इनको निरंतर मार्गदर्शन करते रहे, तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजन की और सार्थकता बढ़ेगी। तो इस तरह की हमें मापदंड अपनाना चाहिए। और जो सजग कर्मचारी है, जो वर्तमान में कंपटीशन इत्यादि की तैयारी से जुड़े हुए या लगातार सजग है, ऐसे 5-5, 7-7 कर्मचारी, एक कर्मचारी को 5-5, 7-7 प्रतिभाओं का जिम्मा देना चाहिए। उसमें मैं भी शामिल हूँ, जो मेरे हिस्से की जिम्मेदारी होगी मैं वहन करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का जिम्मा देना चाहिए ताकि इन प्रतिभाओं को लगातार सतत मॉनिटरिंग होकर के अंत में ये प्रतिभाएं अपने समाज का नाम रोशन कर सके। ये मेरी आप सभी से एक अपील थी कि आप इस तरह का कार्य अपन करें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात मैं प्रतिभाओं के लिए कहना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी न किसी को आदर्श मानना पड़ेगा। और एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आदर्श होता है अपने माता पिता। उनके आदर्शों को, उनके जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर के हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरत है। और उसके बाद दूसरा, अपने किसी को आदर्श मानना है तो एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वामी विवेकानंद जी। उनका जीवन मात्र पढ़ने मात्र से ही हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना है और आगे क्या करना है। इसके लिए उनका एक आदर्श वाक्य हमारे जीवन का ध्येय वाक्य होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के रूम में ये आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये आदर्श वाक्य हर विद्यार्थी के जीवन का होना चाहिए, चाहे वो 10वीं पढ़ रहा है, 12वीं पढ़ रहा है, चाहे सरकारी सेवाओं में चयनित हो गया है, सबके लिए ये आदर्श वाक्य होना अति आवश्यक है। अब बात होती लक्ष्य की। विस्तार से पारस जी ने हमें लक्ष्य के बारे में बताया। लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में हमें बाधित करती है, उनको कैसे दूर करें, इन बातों पे मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले लक्ष्य की बात है तो लक्ष्य एक संकल्प है जो हमें हमेशा गतिशील बनाए रखता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं हो कभी गतिशील नहीं हो सकता। गतिशील वही होगा जिसका लक्ष्य है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति गतिशील नहीं हो सकता कभी भी। और हमें बाधाओं से लड़ने की क्षमता देता है और बाधाओं से लड़ने में सक्षम बनाता है, वो लक्ष्य होता है। अब लक्ष्य की आवश्यकता क्यों है, तो एक विवेकानंद जी के जीवन की एक प्रेरक प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक बार एक विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया उनके पास और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत निराश हूं, मेरे जीवन में खूब निराशा है, मैं क्या करूं, मैं खूब मेहनत करता हूं, खूब प्रयास करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती।
उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। विवेकानंद जी ने कहा तो एक काम कर, तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले एक कुत्ता ये मेरे पास है, इसको एक बार घुमा के लेके आ जा। वो व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर घुमाने गया। 10-15 मिनट बाद जब वापस आया तो वो कुत्ता हाँफ रहा था। विवेकानंद जी ने पूछा, भाई तू तो नहीं हाँफ रहा है, तू तो आराम से खड़ा है, ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, ये कुत्ता, मैं तो रास्ते रास्ते चला था, ये कुत्ता इधर उधर भटक रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, इस कारण ये हाँफ गया। तो विवेकानंद जी ने कहा, ये जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब यही है। यदि आप लक्ष्य से इधर उधर भटकोगे, लक्ष्य से भटकाव होगा, लक्ष्य की तरफ नहीं रहोगे, तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य प्राप्ति से पहले हाँफ जाओगे। इसलिए लक्ष्य पर रहना बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना अपन कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब लक्ष्य की निर्धारण कैसे हो? तो लक्ष्य निर्धारण की सबसे पहली जरूरत है, जो लक्ष्य पर निर्धारित कर रहे हैं उससे पहले हमारे सामने क्या अवसर है, उन सब अवसरों की जानकारी बहुत जरूरी है। अपन लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं, अपने को पता ही नहीं कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं, क्या क्या अवसर हो सकते हैं हमारे सामने। उस अवसरों की जानकारी नहीं होगी तब तक उस अवसर को लक्ष्य के रूप में परिभाषित करने या लक्ष्य के रूप में निर्धारित करने का अपने को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जो भी ऐसे लोग हो जिनसे अपने को ये जानकारी मिल सकते हैं कि ये विषय लेने पर अपने को ये क्षेत्र में जाने का अवसर मिलता, ये करने पर ये मिलता, इस तरह की जानकारी आप लीजिए। और जब पूरी जानकारी मिल जाए तब आप तय कीजिए कि हाँ, मेरे लिए ये लक्ष्य ठीक है, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं, इसको प्राप्त कर सकती हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है लक्ष्य निर्धारण में वो रुचि। यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो ही उस लक्ष्य में आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपका रुचि नहीं है, आपको कभी मन में ही नहीं कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना है, कहाँ मैं फंस गया, ये मुझे करना ही नहीं था, मुझे साइंस कहाँ ले ली, साइंस मुझे लेनी नहीं थी, मुझे आर्ट्स लेनी थी, इस तरह के विचार आए तो अपने को रुचि के अनुसार ही अपना सब्जेक्ट चयन करना चाहिए। आगे जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार हो तो ही जरूरी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मार्गदर्शन की उपलब्धता। क्या आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो, उस लक्ष्य के अनुरूप मार्गदर्शन उपलब्ध है? यदि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसके लिए मार्गदर्शन उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से आपको वो लक्ष्य प्राप्ति में सहूलियत होगी। यदि मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है तो आपको कठिनाई होगी, इसलिए मार्गदर्शन की उपलब्धता भी देखनी चाहिए। अगली बात, लक्ष्य सटीक हो। कभी भी लक्ष्य ऐसा नहीं हो कि आज ये लक्ष्य है, कल ये लक्ष्य, परसों ये लक्ष्य। कभी किसी डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बनने का सपना सजो लिया, कभी आपने इंजीनियर को देखा इंजीनियर बनने का, किसी प्रशासनिक अधिकारी को देखा, आपके मन में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना आ गया। ऐसा नहीं हो। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो सटीक होना चाहिए, नहीं मुझे तो यही बनना है। यदि आपका लक्ष्य सटीक होगा तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण है, लक्ष्य निर्धारण के 4 सिद्धांत है। भाई कैसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं? इसको 4P सिद्धांत कहते हैं। लक्ष्य पॉजिटिव हो, पर्सनल हो, पॉसिबल हो और प्रायोरिटी में हो। यानी पॉसिबल हो, ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं करना जो पॉसिबल ही नहीं हो। ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं करना जो आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं लाता हो। ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं करना जो किसी की देखा देखी हो। पर्सनल हो, लक्ष्य अपना हो। ऐसा नहीं कि अपना माता पिताजी कह रहे इसलिए अपने कोई लक्ष्य निर्धारित करना। अपना पर्सनल है, अपन खुद का है, अपन खुद क्या चाहते हैं उसके अनुरूप करना। और लक्ष्य की प्राथमिकता हो कि मुझे लक्ष्य प्राप्ति में सबसे प्राथमिकता मुझे इस चीज को देनी है और दूसरी प्राथमिकता इस चीज को, यानी प्राथमिकताओं का निर्धारण हो, तभी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब लक्ष्य प्राप्ति कैसे हो? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले 2 आ की जरूरत होती है। पहला आ है आत्मविश्वास और दूसरा आ है आत्म नियंत्रण। क्योंकि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहे, और ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास क्या है? खुद पर भरोसा। यदि आपका खुद पर भरोसा नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो वापस जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी नहीं हारना, मन में अपने को विश्वास रखना कि नहीं, इस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूंगा, कर लूंगी, निश्चित रूप से कुछ भी हो जाए मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना, मैं करूंगी, तो ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके अंदर नहीं है, बाहर से हम कितनी बातें कहें तो आपके लंबे समय तक आपके अंदर रहने वाली नहीं है। अभी बात कह के जाएंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन आपके अंदर की बात होगी वो लंबे समय तक आपको इसकी बनाए रखेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, आपको नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना है।
और ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना, ऐसे लोगों से हमेशा सलाह प्राप्त करनी है जो आपके मनोबल को बढ़ाए। क्योंकि आत्मविश्वास होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे आसपास मनोबल वाले लोग होते हैं कि वो निरंतर आपको कहते हैं ये तो हो नहीं सकता। आज दिन तक अपने गांव में कोई बना है क्या? आज दिन तक अपने गांव में ऐसा कुछ हुआ है क्या? यदि पारस जी के गांव के लोगों ने भी ये कहा होगा कि अपने गांव में कोई आज दिन आरपीएस बना है क्या? समाज के लोगों ने कहा होगा कि अपने समाज में आज दिन तक डायरेक्ट कोई डिप्टी बना है क्या? पारस जी बनोगे क्या? ये विचार पारस जी मन में रखते तो पारस जी नहीं बन पाते। लेकिन उन विचारों को अपने को क्या करना है? उनसे दूरी बनानी है। ऐसे लोगों से अपने को सलाह लेनी है जिनसे अपने को पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे अपना मनोबल बढ़ता है। उन लोगों से अपने को सलाह लेनी चाहिए। क्यों जरूरी है? क्यों, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि जब मैं बीएड करके आया था और जालोर में एक स्कूल में शिक्षक के रूप में, प्राइवेट स्कूल में सेवा दे रहा था, वहां आदरणीय भैराराम जी केंद्राधीक्षक के रूप में स्कूल में आए। मैं शिक्षक के रूप में था, इनसे मिलना हुआ पहली बार वहां पर। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, वो मेरे जीवन का प्रेरणादायी शब्द बन गया। उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए